Hello aspirants, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today, in continuation with your HCS Prelims Express series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपके पास स्वदेशी मूवमेंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर INC और बिफोर 1885. But before starting the discussion, I would like to draw your attention towards some publications by Nimbus Academy. On the left, we have Himachal Pradesh Comprehensive HPGK book, जो आपको colored maps और mind maps के साथ देखने को मिलती है. Then in the middle, we have Himachal Pradesh Question Bank book, जिसमें आपको 2000 plus questions देखने को मिलेंगे, both in at the basic level and at the advanced level. Then on the right, we have Himachal Pradesh CSAT book, जिसमें आपको प्रीवियस 8 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स देखने को मिलेंगे. क्लियर? तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट में हम पहले देखेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट वर द वेरियस रीजंस और कॉजेज जिसकी वजह से हमें स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिलती है. वेरियस लीडर्स एसोसिएटेड विद द स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट के अंदर जो मेथड ऑफ वर्किंग होते हैं आपके नेशनलिस्ट के या फ्रीडम फाइटर्स के, वो डिस्कस करेंगे. मेथड्स ऑफ वर्किंग. Then we will discuss about the impact of this movement and what were the outcomes of स्वदेशी movement. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट. जैसा कि हम देख सकते हैं, स्वदेशी दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व एंड देश. तो जो स्वदेशी शब्द है उसका मतलब है ऑफ वंस ओन कंट्री. देन जो कोर प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं आपको स्वदेशी मूवमेंट के अंदर, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्वदेशी मूवमेंट का, वो क्या होता है. फर्स्ट वन, प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और इसके साथ साथ सेकंड वन, द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स. तो ये हमारे पास कोर प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं स्वदेशी मूवमेंट के. एंड दिस मूवमेंट emerged in response to the British policies, जो वेरियस सप्रेसिव या रिप्रेसिव पॉलिसीज, एक्सप्लॉइटिंग पॉलिसीज देखने को मिलती है हमें ब्रिटिशर्स की, उसके रिस्पॉन्स में हमें देखने को मिलती है स्वदेशी मूवमेंट. एंड दिस मूवमेंट is very important for us because it became the symbol of national self-respect and defiance against the colonial rule. बात कर लेते हैं इसके पीरियड की. तो जो मोस्ट एक्टिव पीरियड देखने को मिलता है हमें स्वदेशी मूवमेंट का, वो आपको 1905 से 1908 तक देखने को मिलता है. बट इसके जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमें कब तक देखने को मिलते हैं, टिल 1911. और 1911 में हमें क्या देखने को मिलता है, एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो टिल एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे. अब बात कर लेते हैं व्हाट वर द रीजंस फॉर द मूवमेंट. और जो इमीडिएट स्पार्क था इस मूवमेंट का, इमीडिएट रीजन था, वो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन. 1905 बाय लॉर्ड कर्जन. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इसको कब अनाउंस किया गया था और कब इसको एनफोर्स किया गया था. 1905 में. बोथ डेट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बात कर लेते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल की. तो कर्जन के द्वारा किया गया, और इसका रीजन क्या दिया गया कर्जन की तरफ से या ब्रिटिशर्स की तरफ से. तो रीजन जो आपको देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज ड्यू टू बंगाल्स लार्ज साइज. जो बंगाल प्रोविंस होता है उसका जो साइज है काफी लार्ज देखने को मिलता है. तो इसी वजह से इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी एफिशिएंट देखने को नहीं मिलती है. ये रीजन या लॉजिक दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा.
तो एक्चुअल में जो उनका रियल मोटिव था पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके वो क्या था, बात कर लेते हैं अनडिवाइडेड बंगाल की। तो ये जो आपके पास अनडिवाइडेड बंगाल था, इसमें आपको मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे हिंदूज। अब इस अनडिवाइडेड बंगाल को जो कर्जन थे या ब्रिटिशर्स थे इस लाइन पे डिवाइड करना चाहते थे, या इस तरह से उसको डिवाइड करेंगे कि आपका जो अनडिवाइडेड बंगाल है, और जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है यहां पे आपको देखने को मिलेंगे मेजॉरिटी में मुस्लिम्स और वेस्टर्न में हिंदूज। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि किस तरह से जो बंगाल में एक नेशनलिज्म मूवमेंट देखने को मिल रही थी, या बंगाली नेशनलिज्म जिसे कहा जाता है, उसको कैसे टैकल किया जाए, और उसको टैकल करने का क्या सॉल्यूशन ढूंढा उन्होंने। सॉल्यूशन उनको मिला पार्टीशन ऑफ द बंगाल ऑन कम्युनल लाइन, ऑन द कम्युनल लाइंस। एक रिफ्ट क्रिएट करना चाहते थे बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो यहां से आपको वेस्टर्न पार्ट में मेजॉरिटी में हिंदू देखने को मिलेंगे और ईस्टर्न पार्ट में मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे। तो इस पार्टीशन से मुस्लिम्स काफी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो, जैसे कि हम जानते हैं, जो अनडिवाइडेड बंगाल था वहां पे हिंदू ही मेजॉरिटी में थे, बट जब इसको डिवाइड कर दिया गया तो ईस्टर्न बंगाल में मेजॉरिटी में कौन आ रहे हैं? मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स को लगता है कि वो अपने हिसाब से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रन कर सकते हैं, तो इसलिए इस पार्टीशन से जो मुस्लिम्स होते हैं वो खुश होते हैं। और जो ब्रिटिशर्स था उनका क्या ऑब्जेक्टिव था यहाँ का, ब्रिटिशर्स का, तो वो चाहते थे ठीक है कॉम्युनल लाइंस पे हमने डिवाइड तो कर दिया, नाउ वी विल हैव द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम्स, एंड इस मुस्लिम्स सपोर्ट को यूज किया जाएगा एज ए शील्ड अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस और बंगाली नेशनलिज्म, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपको मेजॉरिटी में हिंदूज देखने को मिलते हैं। तो ये जो रियल ऑब्जेक्टिव था इस पार्टीशन का वो हमें यही देखने को मिलेगा। ये पार्टीशन किया जाता है ताकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मूवमेंट है या बंगाली नेशनलिज्म है उसको टैकल किया जाए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट करके। तो ये आपको रियल मोटिव देखने को मिलता है और इमीडिएट रीजन होता है जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करने का, पार्टीशन ऑफ द बंगाल। तो स्ट्रेटजी यही थी, टू डिवाइड द हिंदूज मेजॉरिटी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स from the Muslim majority eastern districts, aiming to weaken the unity and foster the communal discord। तो ये तो आपके पास इमीडिएट रीजन देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी अंडरलाइंग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिलती है। जस्ट एक स्पार्क का काम करता है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल। बात कर लेते हैं अंडरलाइंग रीजंस की। तो फर्स्ट वन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये टॉपिक हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, आप आईएनसी के सेशंस भी देख सकते हैं, जो आईएनसी सेशन का वीडियो है वहां पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या चीज है। तो यहां पे आपको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ एक रीजन देखने को मिलता है। देन जो अनपॉपुलर ब्रिटिश पॉलिसीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन आप देख सकते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904। इसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा दिया जाता है ओवर द इंडियन यूनिवर्सिटीज, और किस पर्पज से? टू स्ट्रैंगुलेट द नेशनलिस्ट एजुकेशन। तो इन यूनिवर्सिटीज में जो नेशनलिस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही थी उसका गला घोंटने के लिए जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ओवर यूनिवर्सिटीज उसको बढ़ा दिया जाता है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899। इसके अंदर इट रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कैलकाटा कॉरपोरेशन। देन राइजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, इसके अंदर ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो इंडियंस हैं वो न्यू और लिबरल आइडियाज के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि आइडियाज ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। देन नेक्स्ट आप देखते हैं A sense of pride in India's rich culture heritage फील की जाती है ड्यू टू द इम्पार्ट ऑफ एजुकेशन। देन वी सी फ्रस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। वी सी द फ्रस्ट्रेशन विद द स्लो पेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिशर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड की जा रही थी इंडियंस के द्वारा, उनको बहुत ही स्लो पेस पे ऑफर कर रहे थे, बिल्कुल नेग्लेजिबल पेस होता है। तो इससे काफी डिससेटिस्फाइड देखने को मिलते हैं आपको नेशनलिस्ट लीडर्स।
तो ये आपके पास कुछ एक रीजन देखने को मिलते हैं। देन जो मेजर लीडर्स एसोसिएटेड थे इन मूवमेंट्स रिलेटेड या स्वदेशी मूवमेंट्स रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द फेमस ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल, द फेमस ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल, और ये तीनों आपको एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स देखने को मिलते हैं। आईएनसी के सेशन में हमने डिस्कस किया है डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे आपको, उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग में डिफरेंस देखने को मिलेगा, उनका गोल रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये आपके जो तीनों लीडर्स हैं कौन सी विचारधारा को बिलोंग करते हैं? एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को। और इनके जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, लाला लाजपत राय कहाँ देखने को मिलते हैं? पंजाब के एरिया में एक्टिव होते हैं। गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पॉल बंगाल। इसके अलावा भी और कुछ एक फेमस लीडर हैं जो इस मूवमेंट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन से लीडर है हमारे पास, एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। देन अनदर प्रोमिनेंट लीडर्स रिलेटेड टू द स्वदेशी मूवमेंट वो एस.एन. बनर्जी देखने को मिलेंगे आपको, एक मॉडरेट लीडर है हमारे पास एस.एन. बनर्जी। अरबिंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट लीडर। देन रविंद्रनाथ टैगोर आपको देखने को मिलेंगे। अश्विनी कुमार दत्त हैं। यहां से ध्यान रखना है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वदेश बंधाव समिति? तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? अश्विनी कुमार दत्त। इट वाज ए पावरफुल लोकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मोबिलाइजेशन, जो आपकी स्वदेश बंधव समिति है, और फाउंडर कौन है? अश्विनी कुमार दत्त। देन पीसी रे देखने को मिलेंगे आपको, एंड ही laid the foundation of Bengal Chemical and Pharmaceutical Works. लास्ट वन वीओ चिदम्बरम पिल्लई, कहां से? मद्रास से। रेस्ट ऑफ लीडर आपको बंगाल से देखने को मिलेंगे, लास्ट वन आपको मद्रास से देखने को मिलते हैं। एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। क्लियर? मूव करते हैं मेथड्स एंड फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। तो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर जो इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस दिया जाता है एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स गुड्स और ब्रिटिशर्स इंस्टीट्यूशंस। बात कर लेते हैं मेथड ऑफ वर्किंग में। जो फर्स्ट मेथड आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा बॉयकॉट मूवमेंट। बॉयकॉट किया जाता है नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो वेरियस टाइटल्स या ऑफिसेस ऑफर की जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, एंड द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा हमें स्वदेशी मूवमेंट के अंदर। बात कर लेते हैं सबसे पहले बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। तो इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है आपको टेक्सटाइल सेक्टर पे। जो फॉरेन क्लोथ्स होते हैं उनको बर्न किया जाता है पब्लिकली, ठीक है। शुगर, साल्ट एंड अदर आइटम्स का बॉयकॉट किया जाता है। पिकेट लाइंस, घेराबंदी देखी जाती है हमें आउटसाइड द शॉप्स जो ब्रिटिश गुड्स बेच रही होती हैं। जो नेशनलिस्ट लीडर थे आपके, जिन जिन शॉप्स के ऊपर ये ब्रिटिश गुड्स बेची जाती थी उनकी वो घेराबंदी कर लेते थे। 8-10 पर्सन या 8-10 लीडर मिलके उस शॉप की घेराबंदी कर लेगी, और उस शॉप पे अगर कोई खरीदारी करने आ रहा है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की तो उसको समझाया जाता था अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव। और अगर फिर भी कोई उस शॉप से जाके ब्रिटिश गुड्स को बाई करता था या परचेज करता था तो उसका सोशल बॉयकॉट कर दिया जाता था सोसाइटी के द्वारा। उस फैमिली का और उस पर्सन का सोशल बॉयकॉट आपको देखने को मिलेगा बाय द सोसाइटी। इवन हम देखेंगे इसी बॉयकॉट मूवमेंट के अंदर जो आपके पास मेनियल वर्कर्स होते हैं, मेनियल वर्कर्स वो बॉयकॉट कर देंगे ब्रिटिश सिटीजन्स का, या वो पर्सन जो लॉयल थे ब्रिटिशर्स के लिए, पर्सन्स लॉयल टू ब्रिटिशर्स। इन दोनों टाइप के पर्सन्स का बॉयकॉट देखने को मिलेगा हमें बाय द मेनियल वर्कर्स। मेनियल वर्कर्स में आपके पास फॉर एग्जांपल धोबी आ जाते हैं, आपके पास नाई आ जाते हैं। तो जो धोबी हैं वो ब्रिटिश सिटीजन्स के कपड़े धोने से मना कर देते हैं। नाई भी अपनी सर्विसेज देने से, नाई यानी आपके पास बार्बर्स, वो अपनी सर्विसेज ऑफर करने से मना कर देते हैं। क्लियर?
मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट किया जाता है, उसकी जगह पे नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनको सेटअप किया जाता है और वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए कहा जाता है। स्टूडेंट्स विथड्रू फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड लॉयर्स बॉयकॉटेड द कोर्ट्स। सिमिलरली जो वेरियस टाइटल्स और ऑफिसेस होल्ड किए जाते थे इंडियंस के द्वारा अंडर द ब्रिटिशर्स, उनका बॉयकॉट किया जाता है। प्रमोशन देखने को मिलता है हमें स्वदेशी इंडस्ट्रीज का। फॉर एग्जांपल स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स आपको देखने को मिलेंगी, फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी, सोप फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी, बैंक्स देखने को मिलेंगे, और हमें रिवाइवल ऑफ हैंडलूम वीविंग एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट देखने को मिलेगा अंडर द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये बॉयकॉट के मेथड के अंदर वेरियस मेथड्स अडॉप्ट किए गए थे नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो नेशनल एजुकेशन की तरफ फोकस दिया जाता है नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा। फोकस ऑन द नेशनल एजुकेशन, सेकंड पॉइंट आपके पास। तो इसके अंदर नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कॉलेजेस या स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको बंगाल नेशनल कॉलेज देखने को मिलता है इन 1906 विद अरबिंदो घोष एज इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल। तो उसके फर्स्ट प्रिंसिपल कौन देखने को मिलेंगे हमें? अरबिंदो घोष। देन फोकस देखने को मिलेगा आपको ऑन द टेक्निकल, वोकेशनल एंड वर्नाकुलर एजुकेशन। बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, तो हमें कल्चरल रिसर्जेंस देखने को मिलता है। इसके अंदर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स को कंपोज किया जाता है। देन इंपॉर्टेंट पैट्रियोटिक थीम्स के ऊपर आपको प्लेस देखने को मिलेंगे, पोइम्स देखने को मिलेंगी और नॉवेल्स देखने को मिलेंगी। देन रिवाइवल ऑफ द इंडियन आर्ट एंड ट्रेडिशन भी आपको देखने को मिलता है अंडर द कल्चरल रिसर्जेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है मास मोबिलाइजेशन। मास मोबिलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन के अंदर आपको लार्ज मीटिंग्स देखने को मिलेंगी, लार्ज प्रोसेशंस देखने को मिलेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिलेंगी अक्रॉस द टाउन्स एंड सिटीज। इवन जो आपके पास फेस्टिवल्स होते हैं, जो वेरियस मेले लगते थे वहां पे कल्चरल, उनको यूटिलाइज किया जाता है टू स्प्रेड द नेशनलिस्ट मैसेज। तो जो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसको क्रिएट करने के लिए या एक पॉलिटिकल ओपिनियन को पैदा करने के लिए जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है बाय द नेशनलिस्ट लीडर्स। देन हमें इनमें एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वीमेन एंड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड वर्कर्स। तो ये आपको कुछ मेथड्स देखने को मिलते हैं ऑफ द प्रोटेस्ट। अब बात कर लेते हैं आफ्टर मैथ की। इस स्वदेशी मूवमेंट का हमें इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा? बात करते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट की। बिकॉज ऑफ द बॉयकॉट मूवमेंट या बिकॉज ऑफ द बॉयकॉट कॉल्स वी सी अ डिक्लाइन इन द इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स। और मेनली किस सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा? मैंने पहले भी बताया आपको, टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर। यहां पे आपको जो क्लोथ इंपोर्ट है बाय 25% तक का डिक्लाइन देखने को मिलता है 1905 से लेके 1908 के पीरियड के बीच में। देन इट गेव बूस्ट टू द कॉटेज इंडस्ट्रीज, और हम कह सकते हैं कि जो वेरियस इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी उनको एक बूस्ट मिलता है आपकी स्वदेशी के अंडर की जो बॉयकॉट मूवमेंट है उसकी वजह से। वी सी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्वदेशी फैक्ट्रीज, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। Then we see the political consciousness. Political consciousness के अंदर we see the transformation in the National Congress from a body of the large upper class. स्टार्टिंग के कुछ सेशन में जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको जो आपकी या तो एजुकेटेड क्लास थी या प्रिविलेज्ड क्लास थी या अपर मिडिल क्लास थी, वही डोमिनेट करने को देखने को मिलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। बट आफ्टर दिस मूवमेंट वी सी ए ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लार्जली अपर क्लास अर्बन इंटेलेक्चुअल्स इनटू अ ट्रूली मास मूवमेंट, जहां आपको लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से भी इक्वली पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ड्यू टू दिस मूवमेंट जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट है इट टेक इंडियन नेशनलिज्म सीरियसली। इससे पहले हम देखते हैं कि जब भी डिमांड की जाती थी नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा, ठीक है,
तो बहुत स्लो पेस के ऊपर उसके ऊपर काम किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेके। तो यहां इस मूवमेंट के बाद वो जो नेशनलिस्ट या इंडियन नेशनलिज्म है उसको काफी सीरियसली लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट मार्क द इमरजेंस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मार्क द इमरजेंस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन विद इन द कांग्रेस। तो जैसे मैंने आपको बताया 1805 से लेके 1905 तक का जो ये पीरियड है इसको एरा ऑफ मॉडरेट्स कहा जाता है। एरा ऑफ मॉडरेट्स। बट आफ्टर द स्वदेशी मूवमेंट आपको किस सेक्शन का राइज देखने को मिलेगा? एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन का। बिकॉज ये जो मॉडरेट्स के मेथड्स ऑफ वर्किंग होती है उससे वो फेडअप हो चुके होते हैं, क्योंकि कुछ भी एक फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ देयर मेथड ऑफ वर्किंग। तो यहां से हमें एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के साथ ज्यादा लोग जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे आफ्टर 1905। जो नेक्स्ट इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है स्वदेशी मूवमेंट का, बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट एफर्ट्स ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर 1901 में, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में कर्जन के द्वारा किया गया था, इट वाज फाइनली abolished in 1911। तो फाइनली 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की एन्यूलमेंट हमें देखने को मिलती है ड्यू टू द परसिस्टेंट agitation and efforts of the nationalist leader. Then it was a major victory for the Indian nationalists. What event? The annulment of the partition of the Bengal. Simultaneously जो कैपिटल है ब्रिटिश इंडिया की उसको 1911 में कहां से कहां शिफ्ट कर दिया जाता है? कैलकट्टा से दिल्ली। कैलकट्टा से दिल्ली, बिकॉज ये जो आपका कैलकट्टा का एरिया था, बंगाल का एरिया था, ये बहुत ही वोलाटाइल एरिया था। यहां पे आपको रिपीटेडली प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं, और ये आपका हॉट बेड ऑफ नेशनलिज्म भी कहा जाता था। हॉट बेड ऑफ नेशनलिज्म। तो ये काफी वोलाटाइल एरिया होता है, और भी वेरियस रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी ब्रिटिश कैपिटल है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैलकट्टा टू दिल्ली इन 1911। आफ्टरमैथ ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट आप देख लेते हैं व्हाट वर द वेरियस challenges and limitations faced during this moment और after this moment। सबसे पहले गवर्नमेंट रिप्रेशन देखने को मिलता है आपको, और मेनली किसके ऊपर देखने को मिलता है? जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स होते हैं उनके खिलाफ हार्ड मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा एज कंपेयर टू मॉडरेट लीडर्स। तो यहां पे जो ब्रिटिश जो अथॉरिटीज हैं दे रिस्पॉन्डेड विद द सेवरल मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल अरेस्ट, डिपोर्टेशंस, लाठीचार्ज वगैरह हमें देखने को मिलता है। जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी जाती है। देन ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट 1907 में आपको आईएनसी में एक डिवीजन देखने को मिलेगा बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एंड मॉडरेट लीडर्स। ये सूरत जो स्प्लिट का इवेंट है ये हमने आईएनसी की जो सेशन की आपकी वीडियो है वहां पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो हम फिर से यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप ये समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, मेथड ऑफ वर्किंग दोनों का डिफरेंट होता है, जो गोल होता है रिलेटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द इंडिया या रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वो भी डिफरेंट होता है। तो ड्यू टू दीज डिफरेंसेस हमें 1907 में कांग्रेस में एक स्प्लिट देखने को मिलता है, जिसके बाद जो आपकी आईएनसी है वहां से एक्सट्रीमिस्ट लीडर को एक्सपेल कर दिया जाता है। देन वी सी द लीडरशिप वैक्यूम बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सप्रेशन और रिप्रेशन। जो मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं या तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या वो रिटायरमेंट में या सेमी रिटायरमेंट में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो अरबिंदो घोष हैं वो रिटायरमेंट में चले जाते हैं आफ्टर दिस मूवमेंट। नेक्स्ट लिमिटेड मास बेस इनिशियली। तो इनिशियली जो उसका इम्पैक्ट था, ठीक है, कुछ एक एरियाज में ही देखने को मिलता है, और मेनली जो आपके रूरल एरियाज होते हैं वहां पे हमें उतना डीपली इम्पैक्ट करती हुई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। देन इकोनॉमिक वायबिलिटी। तो ये जो आपके स्वदेशी गुड्स थे ये
कॉस्टली देखने को मिलेंगे आपको एज कंपेयर टू द ब्रिटिश गुड्स, बिकॉज जो ब्रिटिश गुड्स थे ये आपके मशीन मेड थे, मशीन मेड प्रोडक्ट्स हमें चीपर देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू द हैंडमेड प्रोडक्ट्स। तो ये भी एक लिमिटेशन देखने को मिलती है हमें इस मूवमेंट की, कि ठीक है हमने स्वदेशी के लिए आवाज तो उठा ली, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना स्टार्ट तो कर दिया, बट जो आपके स्वदेशी प्रोडक्ट थे ये कॉस्टली होते थे एज कंपेयर टू द मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स। क्लियर? व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट? तो यहां पे हम कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं कि इस मूवमेंट का क्या इंपैक्ट रहा, ये हमारे लिए किस तरह से हमारे लिए ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, और फ्यूचर की जो मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी, मेनली महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी के अंडर जो मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, उसके लिए इस मूवमेंट ने किस तरह से एक रोड मैप को क्रिएट किया। तो फर्स्ट वन, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। स्वदेशी मूवमेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज इट शिफ्टेड द Indian nationalism from petitions and prayers to active resistance and mass participation। तो जो आपके पास इससे पहले मॉडरेट लीडर्स होते थे, उनके जो मेथड ऑफ वर्किंग थे वो आपको देखने को मिलते हैं ट्रिपल पी, प्रे, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। तो ये जो पेटिशन एंड प्रेयर का मेथड था जिसको पहले अडॉप्ट किया जाता था, ये चेंज यहां से हमें चेंज होने को देखने को मिलेगा टू एक्टिव रेजिस्टेंस एंड मास पार्टिसिपेशन। तो ये किसके मेथड ऑफ वर्किंग है? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के। तो एक चेंज देखने को मिलेगा फ्रॉम मॉडरेट्स मेथड ऑफ वर्किंग टू एक्सट्रीमिस्ट मेथड ऑफ वर्किंग। देन अ विक्ट्री ऑफ यूनिटी। तो ये जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल का एन्यूलमेंट देखने को मिलता है 1911 में, इट वाज द विक्ट्री फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स एंड वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। देन इट लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर मूवमेंट्स। जो गांधी जी के द्वारा फिर बाद में आपको वेरियस मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ दोज मूवमेंट्स। कैसे? बिकॉज बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ द बॉयकॉट एंड मास मोबिलाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो ये जो मेथड ऑफ वर्किंग यहां पे अडॉप्ट किए गए थे, ठीक है, ये ले करते हैं फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर मूवमेंट्स। इनकी जो हमें सक्सेस देखने को मिलते हैं इन मेथड्स ऑफ वर्किंग की, तो ये फर्दर ले डाउन करेंगे फ्यूचर किसका? जो गांधी जी की नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं। देन एंड्यूरिंग लेगेसी। द स्पिरिट ऑफ द स्वदेशी कंटिन्यूज टू इंस्पायर कॉल्स फॉर इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। आत्मनिर्भर भारत, तो इस चीज को आप यहां से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जो आपके पास एक विजन है विकसित भारत का, विकसित भारत बाय 2047, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप इन सब को स्वदेशी मूवमेंट से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस किया गया अगर इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, जो था आपका स्वदेशी मूवमेंट। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपका इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर 1885। कांग्रेस की फाउंडेशन से पहले जो वेरियस इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस हमें देखने को मिलती हैं पॉलिटिकल, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर आईएनसी या बिफोर 1885, क्योंकि 1885 में हमें आईएनसी की फाउंडेशन देखने को मिलती है। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर आईएनसी। यहां से कुछ एक पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने हैं कि यहां किस टाइप के क्वेश्चन आपसे डिमांड किए जाते हैं। अगर बात करें 2021, 23 और 24 के एचएस की प्री की, तो यहां से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इवन 2024 का जो एचएस का प्रीलिम्स का एग्जाम है, वहां पे आई थिंक 4 to 6 क्वेश्चन आपसे यहां से इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पे मेनली आपके पास दो टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके पास कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल एसोसिएशन दी होगी, आपसे उसका ईयर ऑफ फाउंडेशन पूछ सकते हैं, या उसके जो फाउंडर हैं उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे मिलता है
यहां पे आपको 3 से 4 पॉलिटिकल एसोसिएशन दी होंगी और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा जाएगा। या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बन सकता है आपके पास। यहां पे आपको पॉलिटिकल एसोसिएशन देखने को मिलेंगी और यहां पे उनके फाउंडर्स या ईयर ऑफ फाउंडेशन देखने को मिलेगा और आपको मैच करने के लिए कहा जाएगा। तो यहां से पर्टिकुलरली आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये रिपीटेडली पिछले कुछ एक सालों से आपको एचएस के प्रीलिम्स में देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर 1885। सबसे पहले आपके पास जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये कौन सी ईयर में, यहां से बता देता हूं आपको ध्यान में क्या रखना है। जैसे मैंने बता भी दिया कि ईयर ऑफ फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए, हर एक एसोसिएशन का ईयर ऑफ फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए, उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, उनके जो फाउंडर या एसोसिएट्स हैं, ये 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले आपके पास है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, 1836 में इसको सेटअप किया जाता है, कैलकाटा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड जो आपके पास इंपॉर्टेंट इसके फाउंडर हैं, ये लीडर हैं, वो कौन है, गौरीशंकर तर्क भागीश, गौरीशंकर तर्क भागीश। ये जो आपकी बंग भाषा प्रकाशिका सभा है, इसका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो ये आपकी बंगाली लैंग्वेज और लिटरेचर है उसको प्रमोट करना, देन जो एजुकेशन है उसको स्प्रेड करना अमंग द मासेस, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए कहती है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर वर्क करना चाहिए, इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में उसको एनहांस करना चाहिए। तो फर्स्ट वन आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके पास है लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको जमींदार एसोसिएशन भी कहा गया है। 1838 में इसकी फाउंडेशन देखने को मिलेगी, कहां पे, कैलकाटा में, बाय द प्रोमिनेंट जमींदार्स ऑफ दैट एरिया, द्वारकानाथ टैगोर एंड राजा राधाकांत देव, इसके फाउंडर आपको देखने को मिलेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस एसोसिएशन का कि जो इंटरेस्ट हैं जमींदार्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसका सोल ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ये डिमांड करते हैं कि आपका जो परमानेंट सेटलमेंट है उसको अक्रॉस द इंडिया स्प्रेड कर दिया जाए या एक्सटेंड कर दिया जाए। देन दे डिमांडेड द रिफॉर्म्स इन जुडिशरी, दे डिमांडेड द पुलिस रिफॉर्म्स, दे डिमांडेड द रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ये कुछ इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इस सोसाइटी के। मूव करते हैं, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में देखने को मिलेगी। फाउंडर कौन है, विलियम एडम। अब ये जो एसोसिएशंस आपको लंदन में देखने को मिलेंगी, इनका ऑब्जेक्टिव वेरियस, अभी बाद में और भी आपको एसोसिएशन देखने को मिलेंगी जो कहां पे सेटअप की जाएंगी, लंदन में। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो ब्रिटिश सिटीजन हैं लंदन में या ब्रिटेन में, जो ब्रिटिश सिटीजन हैं, टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन टुवर्ड द इंडियन अफेयर्स, टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन टुवर्ड द इंडियन अफेयर्स। जो इंडियंस की एक डेप्लोरेबल कंडीशन देखने को मिलती है हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर या बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, उसकी तरफ ब्रिटेन के जो लोग हैं उनका ध्यान आकर्षित करना, एंड हैव देयर सपोर्ट फॉर द एडवांसमेंट एंड वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल। तो ये उन एसोसिएशन का आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा जो ब्रिटेन में एस्टेब्लिश की जाएंगी। तो यहां से आपने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हमने देख ली। नेक्स्ट है आपके पास बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है कैलकाटा में ही, किसके द्वारा, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि हम जितनी भी ये आपके पास पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं उनके कुछ एक ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेंगे कि आपको एक हल्का सा पता हो कि अगर इस एसोसिएशन को बनाया गया तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो जैसे आपके पास बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल है, those section of the society who are loyal to the British Crown to work for their welfare and advancement, and they also called for the enhanced participation of Indians in the administration। तो ये इसके आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास जो एसोसिएशन है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, कौन सी ईयर में, 1851 कैलकाटा में। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है
इट वॉज फॉर्म्ड बाई मर्जर ऑफ टू एसोसिएशन। फर्स्ट वन आपको देखने को मिलेगी बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, जो हमने वहां पे डिस्कस की, लैंड होल्डर सोसाइटी। सेकेंड वन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इन दोनों के मर्जर से हमें देखने को मिलती है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1851। और यहां से आपके पास कई बार ये क्वेश्चन भी आया है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो आपको ध्यान में रखना है राधाकांत देव, आपको इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट एसोसिएशन है आपके पास ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में देखने को मिलेगी बाय दादा भाई नौरोजी। जैसे मैंने बता दिया, जो भी लंदन में एस्टेब्लिश्ड हैं एसोसिएशंस, उनके कॉमन ही ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट एसोसिएशन की तरफ। आपके पास इंडियन लीग 1875 कैलकाटा में, बाय हुम, शिशिर कुमार घोष। अब इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर भी है जो आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। यहां से आपके पास पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपसे पूछा गया था ये जो बुक है इसके फाउंडर कौन है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए ये ऑथर कौन है, शिशिर कुमार घोष। तो ये जो आपको एसोसिएशन 1875 में देखने को मिलती है, इस एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या देखने को मिलता है, टू प्रमोट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, टू प्रमोट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियन पीपल एंड टू स्प्रेड द पॉलिटिकल एजुकेशन अमंग द इंडियन एंड टू स्प्रेड द पॉलिटिकल एजुकेशन अमंग द इंडियंस, ताकि एक यूनिफाइड पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया जा सके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट एसोसिएशन है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो आपको 1876 कैलकाटा में देखने को मिलती है और बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है ये आपके एचएस में प्रीवियस ईयर्स के प्री में आया हुआ है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। तो इसके जो फाउंडर हैं आपको याद होना चाहिए, एस.एन. बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी वही होता है कि जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है उसको प्रमोट करना है। इट कॉल फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इट कॉल फॉर द मास मूवमेंट्स, it call for the mass movement as compared to the movement by some elite section of the society, some elite section of the society। तो ये इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट है आपके पास बॉम्बे एसोसिएशन या बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन, जो 1852 में आपको देखने को मिलती है। किसके द्वारा, जगन्नाथ शंकर शेठ, और ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो ये ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन। और इसके साथ और भी आपको रिलेटेड पर्संस मिलेंगे, फॉर एग्जांपल दादा भाई नौरोजी, जिनका आपको ध्यान में रखना है। ये जो बॉम्बे एसोसिएशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का आपका एरिया है वहां के लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जहां पे वो अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकें टू द ब्रिटिशर्स। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है बॉम्बे एसोसिएशन का। It also called for the improved administrative reforms, enhance the participation of the Indians in reform movements. In the administration, enhance participation of Indians in the administration affairs of the country. Then next आपको देखने को मिलेगी पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना नाम से ही क्लियर है हमें किसका हेडक्वार्टर कहाँ को देखने को मिलेगा, पुणे में। ये भी आपके पास एचएस में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो ईयर ऑफ फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए। इसके फाउंडर हैं एमजी रेनाडे, जीवी जोशी एंड चिपलंकर। इनके फाउंडर का आपको पता होना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव भी सेम होते हैं। जैसे ये एक रीजनल एसोसिएशन है, तो जो पूना के लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना ताकि वो अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवा सकें ब्रिटिशर्स से। इसके अलावा टू स्प्रेड द एजुकेशन अमंग द मासेस, टू वर्क फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। देन वी हैव बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है इस एसोसिएशन से, बहुत बार। 1885 में इसकी फाउंडेशन देखने को मिलती है हमें, किसके द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट प्रेसिडेंट देखने को मिले थे आईएनसी के, जो किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मुस्लिम को। तो ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। बताइएगा कौन से सेशन को ये प्रिजाइड करते हैं, कौन से सेशन में एंड कौन से ईयर में। देन फिरोज शाह मेहता
केटी तेलंग, ये से रिलेटेड आपको लीडर्स देखने को मिलेंगे। बॉम्बे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी वहां पे आपको एसोसिएशन देखने को मिलती है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है टू एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। देन सिमिलरली मद्रास महाजन सभा, नाम से क्लियर है, कहां पे देखने को मिलेगी, मद्रास में। मद्रास जो प्रेसिडेंसी है वहां के लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जहां वे अपने एड्रेसेस को, जहां पे अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकते हैं ब्रिटिशर्स को। 1884 में इसकी आपको फाउंडेशन देखने को मिलेगी बाई हूं, वीर राघवचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंदा चार्लू। तो ये इससे रिलेटेड आपको लीडर्स देखने को मिलते हैं। इट ऑल्सो कॉल टू स्पेसिफाई द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियंस। इट कॉल्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। इसके अलावा फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, टू स्प्रेड द एजुकेशन, ये कुछ एक कॉमन गोल देखने को मिलेंगे आपको हर एक एसोसिएशन के। देन नेक्स्ट एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगी इंडियन सोसाइटी, 1872 लंदन में। देन एक और जो सोसाइटी आपको लंदन में देखने को मिलेगी, इन दोनों को आप साथ में याद रख सकते हैं। इंडियन सोसाइटी कहां पे, लंदन में 1872 में। देन लंदन इंडियन सोसाइटी, दोनों के नाम में फर्क है। ये एक 1865 में देखने को मिलती है, एक 1872 में देखने को मिलती है। तो ये जो आपकी इंडियन सोसाइटी है 1872 की, इसके फाउंडर कौन होते हैं, आनंद मोहन बोस। और ये जो आपके पास लंदन इंडियन सोसाइटी है, इसके फाउंडर हैं दादा भाई नौरोजी। दोनों का जो ऑब्जेक्टिव होता है लगभग सेम ही होता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, टू प्रमोट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस हु वर स्टेइंग इन द लंदन। जो भी भारतीय लंदन में रह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के लिए या किसी बिजनेस के लिए, टू प्रमोट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग देम। नेशनलिज्म की सेंस या स्पिरिट को उनके अंदर प्रमोट करना, एक ब्रदरहुड की फीलिंग को उनके अंदर प्रमोट करना, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जहां से वो इंडियन अफेयर्स के बारे में या इंडियन पीपल की जो डेप्लोरेबल कंडीशन है अंडर द ब्रिटिश रूल, उसके बारे में ब्रिटिश लोगों को बताने के लिए एज ए प्लेटफॉर्म काम करना। तो ये इसके इन दोनों एसोसिएशंस के ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट एसोसिएशन की तरफ, जो है आपके पास डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। एजुकेशन से रिलेटेड है, हेडक्वार्टर कहां है इसका, पुणे में। 1884 में इसकी फाउंडेशन देखने को हमें मिलेगी। और इससे रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, एमजी रनाडे, बाल गंगाधर तिलक एंड जीजी अगरकर। तो ये जो आपकी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है, मेनली ये एजुकेशन से रिलेटेड होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक चीप एंड accessible एजुकेशन प्रोवाइड कराना मासिस को। इट ऑल्सो कॉल्स फॉर द प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन द एजुकेशन सेक्टर, प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन द एजुकेशन सेक्टर। देन इट ऑल्सो कॉल फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो आप उनकी फिजिकल हेल्थ की डेवलपमेंट हो, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, और इनकी या तो एथिकल या मोरल डेवलपमेंट हो। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना, ये आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के। देन नेक्स्ट एसोसिएशन है आपके पास नेशनल इंडियन एसोसिएशन, 1817 में ब्रिस्टल, ये आपका इंग्लैंड में ही देखने को मिलेगा, ब्रिस्टल। तो 1817 में इसको फाउंड किया जाता है किसके द्वारा, मैरी कारपेंटर के द्वारा एंड केसी सेन। ये आपने ध्यान में रखना है। और ये जो आपके पास नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फर्स्ट वन, वुमेन एजुकेशन के लिए काम करना इन इंडिया, टू वर्क फॉर द वुमेन एजुकेशन। देन एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन और एम्प्लॉयमेंट, एनहांस द एम्प्लॉयमेंट rate of participation of the Indian women in medical sector। मेडिकल सेक्टर में विमेन की जो पार्टिसिपेशन है उसको एनहांस करना। इसके अलावा दे ऑल्सो कॉल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। देन जो हमारी लास्ट एसोसिएशन है, ये टोटल 16 से 17 एसोसिएशन हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, जो मैंने पॉइंट्स बता दिए कि क्या क्या हमें यहाँ पे याद रखना है,
क्योंकि यहां से आपको पिछले 3 साल से क्वेश्चन देखने को ही मिल रहा है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं और समझ जाएंगे कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और 2024 में तो शायद यहाँ से 4 या 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो नेक्स्ट और लास्ट एसोसिएशन है यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास मद्रास नेटिव एसोसिएशन। नाम से ही क्लियर है, कहाँ पे देखने को मिलेगी हमें, मद्रास प्रेसिडेंसी में। कौन से ईयर में, 1852 में। इसके फाउंडर कौन देखने को मिलते हैं, GL चैट्टी। तो इनका नाम आपने ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव सिमिलर वही होंगे कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी के लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जहां पे वो अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवा सकें। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस हैं बिफोर द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस इन 1885 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास काफी रहती है। तो जो हमारा आज की क्लास का डिस्कशन था यहीं तक का था। तो मिलेंगे हम एक नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक ऑफ डिस्कशन के साथ। तब तक टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।